नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारा चैनल बहादुरगढ़ टुडे और साथ ही के साथ हम अपने चैनल के बारे में बातचीत शुरू में ही कर लेते हैं ताकि आपको हमारे बारे में पता चला। मेरा मैक्स व्यास और सर का डीपी दहिया के नाम से। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि हम बात करते हैं ऐसे मुद्दों पे जो आम जन की बेहतरी के लिए हैं। आम जन की बेहतरी से रिलेटेड जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ी हुई हो समस्या, चाहे वो पानी से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके रख-रखाव से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके रोड्स और सेफ्टी से जुड़ी हुई हो। तो हम ऐसी और भी वीडियोज़ आपको लाते रहेंगे, उनके बारे में चर्चा करते रहेंगे जिससे कि आपको उससे फ़ायदा होगा और जब फ़ायदा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उसको और लोगों तक शेयर करेंगे ताकि उनसे वो लोग को भी जानकारी मिले। आज का मुद्दा है आरडब्ल्यूए सेक्टर 2 बहादुरगढ़, जो कि इलेक्शन होने हैं। 2 अक्टूबर की डेट निर्धारित करी गई है और उस डेट के निर्धारण में कई कैंडिडेट हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने अपना नामांकन किया है, सब उसके लिए लड़ रहे हैं और उसमें किसकी जीत होगी वो तो आगे आने वाले समय पे पता चलेगा। लेकिन आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे जो अभी करंट में जिसकी दावेदारी ज़्यादा है, जिसकी उम्मीद ज़्यादा लग रही है, जो अपने काम में सक्रिय है, जिसकी भूमिका ज़्यादा लग रही है, को जिसकी छवि, जिसके पुराने काम पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है। और साथ के साथ हम बात करेंगे जो अभी पुराना आरडब्ल्यूए है, जो उसको सँभाल रहा है और पिछले 2 सालों में क्या दिक्कतें, क्या परेशानी रही, कितना काम रहा और आगे आने वाले समय में कितना काम होना है, उसके ऊपर चर्चा। तो दहिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका और आप बताएँ कि किस तरीके से आप इसको शुरुआत करते हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं? धन्यवाद मुकेश जी। थैंक यू। जैसे मेरे साथी मुकेश ने हमारे चैनल के बारे में परिचय दिया, आज सबसे मुख्य जो मुद्दा है वो सेक्टर 2 का आरडब्ल्यूए का चुनाव। वैसे समय समय पे जैसे मेरे साथी ने बताया कि हम सामाजिक कुछ समस्याएं हैं जो आम जन से जुड़ी हुई हैं, उनको उठाते रहते हैं, उनके निवारण के तरीके के बारे में भी डिस्कस करते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आप सबको मालूम है सेक्टर 2 के जो निवासी हैं कि आने वाले 2 तारीख को सेक्टर 2 के आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, हम इस चुनाव पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। इस चुनाव से संबंधित हमने पहले भी कई वीडियो डाली हैं, जिसमें अलग अलग सेक्शन के लोग, जैसे कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं, कुछ घरेलू महिलाएं, कुछ रिटायर्ड लोग, कुछ आमजन, जिनके बाइट्स हमने लेके आप लोगों के साथ शेयर की हैं, वो एक दर्पण का काम करेंगे आपके लिए कि आप 2 तारीख को किस बेस पे किस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। साथियों, वैसे तो आप सबको मालूम है कि आज सेक्टर 2 के जो मुद्दे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। फिर भी हम उन सभी जो मुद्दों को एक बार ताज़ा कर देते हैं, क्योंकि एक दिन के बाद आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण वोट मतदान करके अपने प्रेसिडेंट के कैंडिडेट का इलेक्शन करना है। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है आपकी एक मूलभूत जरूरत, पीने का पानी, जिसके लिए बहुत हैवी रेट पे आप एचएसबीपी को पेमेंट करते हैं। तो ये पीने का पानी आपको काफी 2, ढाई, 3 साल से हम देख रहे हैं। नहीं तो एचएसबीपी के बारे में बता दें क्योंकि अभी रूपांतरण हुआ है उसका। हाँ, पहले इसका मूल जो नाम था वो हुड्डा था, आम आदमी हुड्डा के नाम से जानता है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एचएसबीपी नया नाम जो आ गया है। तो पीने के पानी का मुद्दा, पीने का पानी ना ही तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ना ही किसी भी सेक्टर में निश्चित समय है, और सबसे बड़ी जो समस्या है कि पीने का पानी साफ नहीं आता है। कई बार रॉ पानी आता है, जैसा सप्लाई नहर से डिग्गी में आया सेम आप लोगों के लिए डिलीवर कर दिया गया। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सीवरेज का पानी इस सप्लाई के पानी में मिल जाता है और वो पानी पीने के लिए आपको सप्लाई किया जाता है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पानी पीने से आपके बीमार होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो मुद्दा छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन आपको लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब करता है,
इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगला हमारा मुद्दा है सीवरेज। हमारी जो सीवरेज की व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है। थोड़ा सा आपके सीवरेज सिस्टम पर दबाव आता है तो सीवरेज सिस्टम आपका ब्लॉक हो जाता है, चौक हो जाता है। अब हालात वो है जब लगभग 1/3 यानी 33-35% ही घर बने हैं, तो आप अंदाजा लगाइए जब आपके 100% घर की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, सभी लोग यहां पे रहने लग जाएंगे, 2700 से ज्यादा मकान यहां पे जब बनेंगे, उस वक्त इसकी व्यवस्था क्या होगी? व्यवस्था चरमरा जाएगी बिल्कुल। और ये सीवरेज की जो समस्या है ये बहुत बड़ी एक समस्या बन के आपके सामने आएगी। अगली जो समस्या है आपकी, वो जो हर बार सेक्टर वासी इससे बारिश के मौसम में रूबरू होते हैं, वह है बारिश के पानी की निकासी। जब कभी भी इंद्र देवता की मेहरबानी होती है और बारिश अच्छी होती है, जिसका हम इंतजार भी करते हैं बारिश के मौसम में, क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा, तो सेक्टर वासी भयभीत बारिश की खबर से पहले हो जाते हैं कि बारिश होगी, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है। प्लॉट में पानी भर जाता है, नालों में पानी भर जाता है, क्योंकि बारिश के पानी के निकासी के जो नाले हैं वो जगह जगह टूटे हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग पूरी नहीं होती है, वो पूरी तरह से कनेक्ट नहीं है, उनका कहीं भी कोई प्रॉपर निकासी का पॉइंट नहीं है। तो ये पानी यहीं पे आपके सेक्टर में सर्कुलेट होता रहता है और बाद में ये वापस आपके या तो सीवेज सिस्टम को इफेक्ट करता है, या खाली प्लॉटों में आता है, या फिर आपके मकान को ये बैकफायर करता है। इससे आपके बहुत सारे मकानों में जो है वो दरारें भी आई हुए हैं, कईयों का फर्श खराब है, कईयों की दीवार खराब हो गई हैं। इससे अगली जो आपकी समस्या है वो ग्रीन बेल्ट। आप सेक्टर की कोई भी ग्रीन बेल्ट देखें, चाहे आपकी वेस्ट की तरफ मामन विहार का जो एरिया है, इस तरफ बहुत बुरा हाल है। बाहर से आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये आपका HSBP का सेक्टर है या पहली तरफ मामन विहार है। वहां पे ना कोई ग्रीन बेल्ट है, लोग वहां पे अपने पशुओं को चारे के लिए यहां पे पशुओं को लेके आते हैं। कोई व्यक्ति उनको अगर मना करता है, टोका टाकी करता है, तो झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग उनके साथ आते हैं, वो झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सेक्टर वासी जो जिनका एक जीवन शैली बहुत ही व्यस्त है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई समय नहीं है झगड़े का जिनके पास, ना झगड़े की प्रवृत्ति इनके पास, वो बेचारे ऐसा हो जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी समस्या है, इसका कोई समाधान नहीं है। खाली जो प्लॉट पड़े हुए हैं, इसकी हर साल HSBP डिपार्टमेंट बहुत हैवी पेनल्टी एक्सटेंशन फीस के नाम से लेते हैं, जिसका खामियाजा वो व्यक्ति जिसके साथ मकान बना हुआ है उसका भरना पड़ता है। क्योंकि खाली प्लॉट वाला कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल वो मकान नहीं बनाना चाहता, वो पेनल्टी दे देता है डिपार्टमेंट को। लेकिन उसमें जो घास उगा हुआ है, जो झाड़ जनखाड़ उसमें उगे हुए हैं, वो बारिश के मौसम में कितने खतरनाक हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वहां पे कोई एकला व्यक्ति गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकता। और बारिश में होने वाले सभी खतरनाक जो जीव जंतु हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, उन सभी की पनपने की ये बहुत ही एक सेफ जगह होती है। तो ये मान के चलें कि सेक्टर 2 के निवासियों के लिए ये खाली प्लॉट उनके जीवन के लिए खतरा बन जाता है। इससे अगली जो समस्या है वो आपके नॉर्थ की तरफ की जो ग्रीन बेल्ट है, यहां पे बिल्डर्स ने बड़े बड़े ढेर लगा रखे हैं करसर के, मिट्टी के, रोड़ी के, जो आपके सेक्टर 2 की ग्रीन बेल्ट में है। क्योंकि सेक्टर 2 का जो रोड है, इसके दाईं तरफ, इसके नॉर्थ में एक PWD B&R का रोड है जिसको बनना है, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाता है। जब वो रोड बन जाएगा तो आपकी ग्रीन बेल्ट भी बन जाएगी, और ये आपका जो बिल्डर्स के बड़े बड़े जो ढेर लगे हुए हैं मटेरियल के, इससे होने वाले पॉल्यूशन से सेक्टर 2 के वासियों को छुटकारा मिल जाएगा। अगला एक मुद्दा बहुत बर्निंग है, अभी करंट भी है, कि सेक्टर 2 और सेक्टर 6 के बीच का जो डिवाइडर रोड है,
यहाँ पे सेक्टर 2 की ग्रीन बेल्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी बैकफायर करता है और ग्रीन बेल्ट में पूरी तरह से भर जाता है। और यहाँ पे रहने वाले जो व्यक्ति हैं, खासकर जैसे सेक्टर 1 से 20 तक और इसके बैक में 21 से 40-42 तक, ये बिल्कुल तालाब का रूप धारण कर लेते हैं, एक टापू जैसे दिखाई देते हैं। वो बदबूदार सीवेज का और ठहरा हुआ पानी इन लोगों के घरों में घुसता है और यहाँ पे इनका जीना दूभर हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, इसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगली एक समस्या है, वो है आपकी स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसकी अगर गहराई में जाएं आप, तो जब इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म्स कंडीशंस होती हैं कि ये आप इंस्टॉल करेंगे लाइटें, उनकी रेट वगैरह भी आप डिपार्टमेंट कमेटी को सप्लाई किए जाते हैं और बाद में उनकी रख रखाव के लिए लगभग 3 साल तक उनकी रख रखाव की जिम्मेवारी उसी कंपनी की होती है जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ये लाइटें इंस्टॉल करता है। लेकिन बड़े अचंभे की बात है और बड़ी शर्म की बात है कि डिपार्टमेंट एक बार बहुत ही घटिया किस्म की लाइटें यहाँ पे इंस्टॉल कर देता है। कई बार ऐसा हुआ है कि लाइट इंस्टॉल की है, लंबी रिक्वेस्ट के बाद, लंबी जदोजहद के बाद इंस्टॉल की, नेक्स्ट डे फ्यूज हो जाती है, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं होता है। उसके बाद आपकी जो इलेक्टेड बॉडी है, जिसको आप RWA बोलते हैं, जो आपके वेलफेयर के लिए बनी हुई है रेजिडेंट्स के, अच्छा वो बेचारे अपने लेवल पे इसके एक तरह से यूं लगाओ कि जैसे कोई एहसान कर दिया उस कंपनी ने रेजिडेंट्स के ऊपर, कोई लिखा पढ़ी करके उनको पेनल्टी इंपोज की जाए, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट की जाए। इस तरीके के बजाय वो अपने लेवल पे इसको ठीक करने में एक मजदूर तरह लगे रहते हैं, जो एक हेल्दी तरीका नहीं है। तो साथियों, ये समस्याएं थी आपकी सेक्टर 2 की। कुछ समस्या रह भी गई होंगी, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। वो लिस्ट है अपने पास, उसमें से देखिए। हाँ, ये एक लिस्ट में मेरे पास स्ट्रीट लाइट भी होगी है और ये आपका लगभग सारे मुद्दे हो गए हैं। एक रोड की बात बच गई है। रोड की कोई कारपेटिंग या पूरा रोड दोबारा बनाना, शायद कोई भी व्यक्ति यहाँ से 2005-6 से रह रहा हो, जब से इस सेक्टर का जन्म हुआ है, किसी ने शुरू में छोड़ के उसके बाद नहीं देखा होगा। अब हालात ये है कि आपको अंदाजा नहीं होता कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड बना हुआ है। अब वाहन चालक अपनी गाड़ियों को कोशिश करते हैं कि सेक्टर के रोड को अवॉइड करें, दूसरे किसी पब्लिक रोड को लेके वो अपना शहर में जाते हैं या लेफ्ट राइट जाते हैं। बहुत बुरा हाल है सेक्टर के रोडों का, इसकी तरफ भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। तो साथियों, ये मुद्दे हैं, इनका बार बार जिक्र क्यों किया जाता है? क्योंकि अभी आपका चुनाव होना है। 2 साल पहले भी चुनाव हुआ था, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अब की बार होने जा रहा है। 2020 में फिलहाल जो आपकी RWA की जो बॉडी बनी हुई है, इसमें एक ही पद के लिए चुनाव होता है, मतदान होता है, वो प्रेसिडेंट प्रधान का पद। 2020 में भी हमें याद है, सारी समस्या एज इट इज युग यूं थी, आज भी एज इट इज है, युग यूं है, बल्कि और कुछ नई समस्याओं ने जन्म लिया है। ये बहुत सोचने का मुद्दा है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपका अधिकार है ये। आप सोच समझ के, बिना किसी दबाव में, बिना किसी लालच में, बिना किसी प्रलोभन में आके ये मतदान करें, ताकि ऐसा कैंडिडेट, ऐसी आपकी एक स्ट्रॉन्ग RWA आप इलेक्ट करें जो आपकी फिलहाल जो समस्या है इनका उन्मूलन हो, इनको अप्रूव किया जाए, इनको समाप्त किया जाए। और इसका तरीका भी एक प्रॉपर पढ़ी लिखी क्लास जो करती है, लिख के पढ़ के या कोई डेलीगेट्स प्रॉपर टेबल टॉक करके, कंसर्न जो अधिकारी उन पर दबाव बना के सारी कोई समस्या है वो RTI के तहत उनकी जानकारी प्राप्त करके, उनकी शिकायत करके
उनको नतमस्तक करके समाधान किया जाए, ना कि रिक्वेस्ट करके। रिक्वेस्ट तो एक आदमी भी अपनी कर सकता है, फिर इतनी बड़ी RWA, लगभग 900 वोट, 875-76 वोट, 876 परिवार, एक परिवार में हम औसतन 4 का भी अगर अंदाजा लगाएं तो 3500-3600 व्यक्ति होते हैं। तो 3500 लोगों का सेक्टर, पढ़े लिखे लोगों का सेक्टर, जहां पे लगभग कई जगह 75,000 और लाख रुपए गज का रेट है। इस तरह की पौज कॉलोनी के रेजिडेंट, जिसको वे लोग सब 2 तारीख को अपना प्रेसिडेंट चुनेंगे। तो ये जो मुद्दे हैं, ये कितने बर्निंग हैं, कितने पेचीदा हैं, कितने परेशान करते हैं, कितने रोजाना के जीवन को डिस्टर्ब करते हैं, इसके समाधान के लिए मैं मानता हूं कि वर्तमान RWA की बस की बात नहीं है। हम यह कहते नहीं, कोशिश भी की होगी तो फिर तरीका ठीक नहीं रहा होगा, या कोशिश नहीं की है तो समाधान करना नहीं जानते थे। तो आप, मेरा निवेदन है कि सोच समझ के मतदान करें, एक अच्छा RWA बनाएं, ताकि अगले 2024 में फिर दोबारा इसी तरह से हम मिलें तो इन मुद्दों में से ज्यादातर मुद्दे ना मिलें, और कोई नई बात, जिस तरह से समाज का विकास हो रहा है, कहीं CCTV कैमरे लगने हैं, कहीं आपके हेल्थ क्लब बनने हैं, कहीं आपकी डिस्पेंसरी बननी है, और नई नई बातें, विकास की नई बात है, उन मुद्दों पे बात करें हम। धन्यवाद। पहले बेसिक चीजें सुधर जाएं, फिर तो बात CCTV पे जाएगी। क्योंकि जब आपकी मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत ज़रूरतें, जिनसे कि आपका जीवन यापन बाधित होता है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि दहिया साहब ने कहा कि आपके पानी की समस्या है, आपकी ग्रीन बेल्ट की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, रोड की समस्या है। क्योंकि आज का दौर जो है वो बहुत ही भागता-दौड़ता दौर है। वहाँ पे आपके पास समय नहीं होता। आप ट्रैवल करते हैं बाइक से, कार से, किसी भी तरीके से ट्रैवल करते हैं। और जब आपके सामने रोड नहीं सही है, ये हमारे जीवन में भी अप्लाई होता है कि हमें अपना जीवन यापन करना है। अगर हमारी बुनियाद सही नहीं है, या जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता ही सही नहीं है, तो हम अपनी मंजिल पे समय से नहीं पहुँच सकते। ज़ाहिर-सी बात है कि नहीं पहुँच सकते। और रोड अगर खराब है तो बहुत बाधाएँ आएगी। हो सकता है कि आपको चोट लग जाए, आपकी जो आपका व्हीकल या आपकी जो गाड़ी है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें एक जो मुद्दा अछूता रह गया, जिस पे कि मैंने भी पर्सनली काम किया था, मैंने भी उसकी रिपोर्टिंग की थी, उसकी कवरेज की थी, वो है सेक्टर 2 की कम्युनिटी सेंटर का मुद्दा। सेक्टर 2 की कम्युनिटी सेंटर जो है वो बहुत ही अछूती है, बहुत ही असहाय स्थिति में है, लावारिस स्थिति में है, जैसे कि उसके साथ एक सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो हमने इसको मुद्दों को भी लिस्ट किया था उसमें, और दहिया साहब उनके बारे में 2 लाइनें और बोलेंगे, फिर उसके बाद हम और मुद्दों पे थोड़ी-सी गहन चर्चा करेंगे। मुकेश जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मुद्दा, वो आपका कम्युनिटी सेंटर, इसका जिक्र किया। पहले भी आपने सेक्टर के एक प्रबुद्ध व्यक्ति राजकुमार अरोड़ा जी ने और मुकेश जी ने एक वीडियो डाली थी, उसमें काफी जानकारी साझा की गई। साथियों, ये जो आपकी कम्युनिटी सेंटर का जो खेल है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। मैंने HSVP के कंसर्न अधिकारियों से अभी जानने की कोशिश की थी। ये लगभग 1.5 एकड़ जमीन, यानी 7,500 गज में कम्युनिटी सेंटर, और इतनी ही जमीन और हेल्थ सेंटर के नाम से लगभग 3 एकड़ जमीन। 3 एकड़ जमीन का मतलब यह हो गया कि 15,000 गज, 15,000 वर्ग गज जगह है जो ये बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। तो इस कम्युनिटी सेंटर के हम 2 पहलुओं पे बात करेंगे। पहला पहलू जो आपको फाइनेंशियली इफेक्ट करता है, वो कैसे? इन्हांसमेंट का मुद्दा। हर एक सेक्टर वासी के ऊपर लगभग 250 गज के प्लॉट का जो ओनर है, उस पे 3 लाख के आसपास का भी एक दूसरा इन्हांसमेंट की किस्त
की तलवार लटकी हुई है। बार बार सरकार के सामने जब हम अपना पक्ष रखते हैं तो हम कहते हैं कि जो सरकारी जगह हैं, रोड हैं, पार्क हैं, पुलिस स्टेशन हैं, आपकी नर्सरीज हैं, इन सब का भी जो एनहांसमेंट है वो रेजिडेंट के ऊपर डालते हैं आप। ये एनहांसमेंट बार-बार वर्ड आ रहा है, मैं हालाँकि मुझे भी नहीं पता है कि एनहांसमेंट क्या है? थोड़े संक्षेप में बताएँ अगर हमारे दर्शक जिनको कि नहीं पता हो या क्लैरिटी नहीं हो, उनको क्लैरिटी भी हो जाएगी। ये मुकेश जी ऐसा होता है कि जिस टाइम जमीन को एक्वायर किया जाता है जमींदार से, जी, उस टाइम का हुडा डिपार्टमेंट, आज का एचएसवीपी डिपार्टमेंट, जी, ये उनको मुआवजा देता है। ओके, उस वक्त का जो इनका सर्कल रेट होता है। जी, उसके बाद जमींदार कोर्ट में चले जाते हैं हुँ, और वहां की जो मार्केट वैल्यू जमीन की, हुँ, उन सभी पहलुओं की बारीकी से जो है जांच पड़ताल करके उनका मुआवजा बढ़ा दिया जाता है। और वो मुआवजा जो बढ़ा हुआ जो राशि है वो यहाँ के जो रेजिडेंट है इनके ऊपर डाल दिया जाता है। ओके। तो इनसे हालांकि वसूला जाता है? ये जो आपका बढ़ा हुआ जो मुआवजा है, जो ये अमाउंट है, इस पे देखिए, इस पे भी एक डिफरेंट इश्यूज बनते हैं। आपने डिपार्टमेंट से एक प्लॉट लिया, जी, उसकी तय जो रेट है वो उसकी पेमेंट कर दिया आपने। जी, उसके बाद आपके ऊपर ये अननेसेसरी सा आपको लगता है, मैंने लिया, मैंने इसको आपको जो है वो सेल कर दिया, ठीक है। मैंने कुछ प्रॉफिट भी ले लिया है, व्यापार भी कर लिया इसमें, हुँ, वो जुर्माना आप लोग के ऊपर लग गया है। तो ये कोई ठीक नीति ठीक नहीं है। जो भी रेट आना है, जो भी संभावना है, प्रॉपर शुरू में जमींदार को जो रेट बनता है वो रेट दें। बार 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 क्यों किसी को परेशान किया जाए। चलो इस मुद्दे पे हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। मुद्दा ये कम्युनिटी सेंटर का इस इश्यू से जुड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि ये दोनों के मिला के हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी सेंटर के 3 एकड़ के आसपास जमीन है, जी, लगभग 15,000 गज, जिसकी 1 अरब और 70 करोड़ रुपए, अच्छा, इतना अमाउंट है। यानी 170 करोड़ रुपए अमाउंट बनती है अनाउंसमेंट की। तो ये जो अमाउंट है 170 करोड़ रुपए, इसको सभी 2700 जो लोग हैं, 2700 जो प्लॉट होल्डर्स हैं, उन सभी को ये जुर्माना देना है इनांसमेंट के नाम से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कम्युनिटी सेंटर आपका अपना है क्योंकि पेनल्टी आपको लगी है, हक हुआ आपका, आपने ये सब फैसिलिटी दे के प्लॉट लिया था। इसके बाद ये कम्युनिटी सेंटर था कम्युनिटी के लिए, ताकि कम्युनिटी के जो लोग हैं, यहाँ के समुदाय के लोग हैं, वो जो वर्द लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो यहाँ पे सुबह शाम बैठे, अखबार पढ़ें, कुछ डिस्कशंस करें, अपना टाइम पास करें। छोटे मोटे फंक्शंस हैं, किसी का कोई परिवार में कोई बर्थडे है और कोई खुशी है, कोई ब्याह सगाई का कोई प्रोग्राम है, सब लोग इतने साहूकार नहीं है कि जो बड़ी बड़ी वाटिका होटल बुक करेंगे शादियों के लिए। मिडिल क्लास के लोग और बिलो मिडिल क्लास के लोग भी हैं, वो अपना फंक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, उनका अधिकार भी है। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, इस तरह के जो राष्ट्रीय दिवस हैं, उन पे छोटे मोटे कोई आयोजन किए जाएं, कंपटीशन किया जाए, वर्ग व्यक्तियों के लिए जैसे म्यूजिक चेयर रेस इस तरह की जाए, टीटी का गेम की करवाया जा सकता है, बैडमिंटन का गेम किया करवाया जा सकता है, और छोटे बच्चे हैं उनकी छोटी छोटी रेसेस कराई जा सकती है, उनके गेम कराए जा सकते हैं। तो इस तरह से इसको बहुत ही ब्यूटीफुल, शानदार बनाया जा सकता है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि आज आप वीडियो में देखेंगे कि कम्युनिटी सेंटर जो बिल्डिंग है, इसका ना कोई दरवाजा ठीक है, ना ही कोई शीशा ठीक है, ना कोई खिड़की ठीक है। आप जो इसकी किचन का एरिया है, पेंट्री का एरिया है, उसको पहचान नहीं सकते ये कोई सिंपल स्टोर है या पेंट्री है। ना उसमें कोई वॉश बेसिन है, ना कोई टूटी है, ना कोई शेल्फ ठीक है। आपका वॉशरूम टॉयलेट्स की देखेंगे, कोई सीट ठीक नहीं है, कोई टूटी ठीक नहीं है,
वो एक गंदी चीजों का एक ढेर का समूह बनाया हुआ वहां पे। कोई पंखा ठीक नहीं है, कोई कमरे में बैठने की जगह नहीं है। वहां 4 व्यक्ति बैठ के किसी मुद्दे पर डिस्कस नहीं कर सकते। रात के अंधेरे में चोरों का एक आराम करने की एक सुरक्षित जगह बनी हुई है वो। जबकि आप वीडियो में देखेंगे बहुत शानदार बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं हमारे वर्तमान सांसद अरविंद शर्मा जी का, हमारे वर्तमान विधायक राजेंद्र जून जी का, हमारे पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी का, पूर्व नगर परिषद चेयरमैन शीला राठी जी का। इतने सारे बोर्ड लगने के अंदर कंपटीशन लगे हुए हैं, 3-3 बोर्ड, बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। काम के नाम पे कुछ नहीं। जब हमने डिपार्टमेंट से नगर परिषद, इससे पहले फिलहाल जो वर्तमान में नगर परिषद, इससे पहले अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि हमने सुना है कि इसका बजट ये पास कर दिया है और बजट के पैसे आपने लगा भी दिए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड काम तो कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि बजट पास हुआ, बजट का पैसा लगा, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति अंधा नहीं है, सब कुछ दिखाई देता है। आटे में नमक वारा तो चलता है कहते हैं लोग, हालांकि गलत वो भी है, लेकिन नमक में आटा कैसे संभव है? मैंने खुद आरटीआई जो एक हमारा प्रजातांत्रिक हथियार है, आरटीआई से मैंने ये जानकारी हासिल की। पहले अधिकारियों ने और कंसर्न जो कर्मचारी है उसने टाल मटोल करने की कोशिश की, उसको समझाया गया, बताया गया कि कंटेम्प्ट कोर्ट है, उसने मुझे जवाब दिया। उस आरटीआई में एग्जैक्ट 20,49,000 रुपए का बजट इस पे खर्च बताया। डिटेल मांगी गई तो एक्सपर्ट से हमने, जो टेक्निकल जो लोग हैं, उनकी मीटिंग बुला के डिस्कस किया गया, जो बिल्कुल दूर दूर से कहीं मेल नहीं खाता था। फिर अधिकारियों से मिले, उन्होंने बताया जी बजट तो पास हो गया है, पेपर में पैसे खर्च भी हो गए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हमने थोड़े ही पैसे खर्च किए, अभी 7 लाख 8 लाख रुपए। बाकी पैसे हम खर्च करेंगे, आपके इसकी जो बिल्डिंग है, जो भवन है, ये इसको बिल्कुल हम ठीक ठाक कर देंगे। लेकिन ये बात लंबे समय की है, 1.5 साल 2 साल पहले की। वही टाल मटोल का तरीका, वो सारा पैसा लगभग 20 लाख रुपए, उसमें छोड़ के 2-3 लाख रुपए कोई भी एक्सपर्ट्स लोग, कोई भी एजेंसी इसका इंक्वायरी कर सकती है, देख सकती है इसको। वो सारा का सारा गोलमाल जो है, वो कंसर्न जो है, वो किन लोगों की जेब में गया, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इस तरह से आपके पैसे पर डाका डाला जा रहा है, तो मैं मानता हूं कि इस चोरी में वर्तमान की आरडब्ल्यूए ये कहीं अगर भागीदारी नहीं है, तो उनकी जो चोरी की है, उन्होंने जो बेईमाना किया है, आपकी जेब पर डाका डाला है, तो यहां पे आंखें बंद जरूर रखिए। और ये सरासर यहां के रेजिडेंट के लिए बहुत बड़ा धोखा है। एक इलेक्टेड एक बंदा किस तरह से आंख बंद करके इतनी बड़े बड़े जो घपले हो रहे हैं, जो घोटाले हो रहे हैं, आंख बंद करके बैठ सकता है? एक बार भी कोशिश नहीं की। बार बार जिक्र आता है, कोशिश की, अखबार में दे बताए लोगों को, बार बार लोग क्वेश्चन उठाते हैं क्या किया, क्योंकि सारी मीटिंगें हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग वो इसी टूटे फूटे इस बिल्डिंग में ही होती है। तो ये इस तरह के मुद्दे हैं। तो ये मुद्दा हमने वर्तमान में जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो मैनिफेस्टो है, उसमें सबसे ऊपर रखने के लिए अपील की थी। सबसे प्रायोरिटी पे मुद्दा रहेगा, तो कौन इसको ठीक करा सकता है?
इसमें वर्तमान का RWA का तो जो चांस की बात है उसका जवाब कोई नहीं बनता है, क्योंकि 2 साल चले गए हैं और तो इसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि चांस दिया गया उनको, बार बार चांस दिए जा सकते। हाँ, दूसरा कैंडिडेट पहले भी उसने RWA में काम किया है, संभावनाएं हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि इस मुद्दे की उन्मूलन जो है वो बदला हुआ नया स्ट्रॉन्ग आपके वोट के द्वारा RWA कर सकता है, तो इन मुद्दों के आधार पर आप 2 तारीख को मतदान करें और अपने सुनहरे अगले 2 साल के लिए एक बहुत ही सशक्त RWA का गठन हो, इस सोच से आप मतदान करें। किसी व्यक्ति विशेष, किसी यारे प्यारे रिश्तेदार, दाब दबाव, लो प्रलोभन, इससे ऊपर उठे जरा आप लोग, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मुद्दों के आधार पे, कोशिशों के आधार पे, कैंडिडेट की कैपेबिलिटी के आधार पर, क्या कैपेबिलिटी उसकी, लिखना पढ़ना, टेबल टॉक में एक्सपर्ट्स, बहुत सारे काम होते हैं, तरीके होते हैं काम करवाने के। ये सभी मुद्दे ध्यान में रख के मतदान करें। धन्यवाद जी। दहिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और दहिया साहब ने बहुत ही ज़रूरी इशू के बारे में चर्चा की, जो कि कम्युनिटी सेंटर की एक अहमियत होती है, जो हमने पुराने वीडियो में भी बताया है। वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। मैं वैसे थोड़ा बाद में करेक्ट कर दूं, वो एक थोड़ी कैलकुलेशन का मुद्दा, वो जो कैलकुलेशन मैंने जो 1 अरब 80 करोड़, वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए है। अच्छा, ठीक है। जीरो बहुत सारी लगी हुई थी जी। इतनी सारी जीरो में 1-2 जीरो की जो है वो मिस्टेक से उसको करेक्ट कर ले जरा। और 2700 रेजिडेंट हैं। 7 रेजिडेंट हैं, तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 6,666 रुपए एवरेज। बड़े प्लॉट वालों को ज्यादा, छोटे वालों को कम, बस एवरेज ही निकालेंगे हम जी। तो लगभग 6,500 रुपए हर एक रेजिडेंट को एनहांसमेंट की जब हम किस्त देंगे तो 6,500 रुपए ये है इस कम्युनिटी सेंटर के नाम पे, जो हम सरकार में जमा कराएंगे। बहुत धन्यवाद मुकेश जी। बिल्कुल सर, धन्यवाद। हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। और इस वीडियो से धन्यवाद जी। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि किसी के काम की है, ज़रूरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, इससे कुछ सीखने को मिला, तो इसे और लोगों को ज़रूर शेयर करें। तभी हमारा ये वीडियो बनाना, ये वक्त लगाना, समय लगाना, ये मेहनत करना, ये सफल हो पाएगा। हमारे जो चैनल हैं उनके लिंक भी दिए हुए हैं, आप उनको भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक पे। ओके, थैंक यू मुकेश जी। थैंक्स ऑल।